आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 को लेकर जारी की गाइडलाइन, विदेशों से आने वालों के लिए होम क्वारंटाइन जरूरी। बेंगलुरु में नए साल के जश्न के अवसर पर भगदड़, पुलिस का लाठीचार्ज। क्या बापू की जगह बनेंगे नए राष्ट्रपिता? सीएम नीतीश का पीएम मोदी पर तंज, कहा भारत के लिए क्या किया है। तमिलनाडु के नमक्कल में बड़ा हादसा, घर में रखे पटाखों में विस्फोट से 4 की हुई मौत, कई अन्य घायल। रसोई गैस के बढ़े दाम, कांग्रेस ने इसे बताया केंद्र सरकार का नए साल का तोहफा। नोएडा में नए साल के जश्न में महिलाओं संग जबरन सेल्फी लेने पर हुई मारपीट, 4 गंभीर रूप से घायल, 2 पुलिस हिरासत में। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक सरकार ने शनिवार को उच्च जोखिम देशों से आने वाले नागरिकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी की गई गाइडलाइंस में सरकार ने कहा कि उच्च जोखिम देशों से आने वालों को 7 दिनों का होम क्वारंटाइन अनिवार्य होगा। सरकार ने कोविड मरीजों और उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों पर निगरानी एवं रोकथाम के प्रयास को बढ़ाने का निर्णय लिया। सरकार ने चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले देशों से उनके आने के 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहने की आवश्यकता पर जोर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी की गई गाइडलाइन में कर्नाटक सरकार ने कहा कि संक्रमित लोगों का इलाज प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक यात्री को RT-PCR प्रमाण पत्र को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति देने से पहले नकारात्मक कोविड की रिपोर्ट जरूरी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि हवाई अड्डा प्राधिकरण इस संबंध में आवश्यक सहायता प्रदान करें। विभाग ने कहा कि बेंगलुरु शहरी जिले, बेंगलुरु ग्रामीण और कोलार के जिला स्वास्थ्य अधिकारी को अगले आदेश तक रोटेशन के आधार पर 1 जनवरी से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपने जिले से 5 स्वास्थ्य सूचना अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करनी है। शनिवार को नए साल की पूर्व संध्या पर देर रात बेंगलुरु में युवाओं की अत्यधिक भीड़ उमड़ पड़ी। देखते ही देखते भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। युवा नववर्ष का जश्न मना रहे थे। भीड़ में ज्यादा संख्या में युवा थे, परंतु किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी अक्सर अपनी ही सरकार की नीतियों और फैसलों के खिलाफ बोलते नजर आ जाते हैं। हाल ही में उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहकर चर्चा में आ गए थे कि वो न ही कांग्रेस के खिलाफ हैं और न ही पंडित नेहरू के। इस दौरान उन्होंने हिंदू मुस्लिम राजनीति के खिलाफ भी खुलकर अपनी बात रखी थी। इन दोनों बयानों के बाद उनके कांग्रेस में जाने की चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में वरुण गांधी ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो न तो कांग्रेस के खिलाफ हैं और न ही जवाहरलाल नेहरू के। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा, हमारे देश में राजनीति देश को जोड़ने वाली होनी चाहिए, न कि देश के अंदर ही युद्ध कराने की। हमें ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए जो लोगों को दबाए, बल्कि हमें ऐसी राजनीति करनी चाहिए जो लोगों का उत्थान करे। उन्होंने कहा, आज केवल हिंदू मुस्लिम और जाति की राजनीति की जा रही है। भाइयों को बांटो और भाइयों को मारो की राजनीति हो रही है। हम इस राजनीति को नहीं होने देंगे। उनके इन बयानों की वजह से सियासी हलके में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र के नए पिता कहे जाने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। साथ ही पीएम मोदी और महात्मा गांधी के बीच तुलना को लेकर शनिवार को नीतीश कुमार के अलावा कई विपक्षी नेताओं ने फडणवीस की पत्नी की टिप्पणी पर आपत्ति जताई। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए क्या किया है? स्वतंत्रता की लड़ाई में RSS का कोई योगदान नहीं था। किन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, हमने बचपन से देखा है। मेरे पिता ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। भले ही मैं आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन एक एक बात पता है। बाद में एक एक चीज को देख लिया। नीतीश कुमार ने कहा, बापू का जो योगदान है उसे हम कभी भुला नहीं सकते हैं। अब तो राष्ट्रपिता को छोड़ने की बात हो रही है। कह रहे हैं कि अब राष्ट्रपिता को छोड़ दीजिए और नए पिता ही राष्ट्रपिता होंगे। नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए? कुछ काम किए हैं? कहाँ भारत आगे बढ़ा है? कौन सा काम हुआ है? सिवाय इसके कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है और नई टेक्नोलॉजी का पूरा जबरदस्ती रूप से उपयोग कर रहे हैं। आजादी की लड़ाई हुई और क्या मतलब है? जिनको आजादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, जिनके संगठन का RSS का कोई योगदान रहा, और उससे रिलेटेड लोग ये सब काम करें, कोई मतलब है क्या?
आज जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी तो हम लोग तो सब भाई इसी सबसे बचपन से हमारे पिता आजादी की लड़ाई में थे और उसी समय बचपन में जो जन्म तो हम लोगों का हुआ आजादी के बाद, लेकिन एक एक बात बताए थे, एक एक चीज को जाने, बाद में एक एक चीज को देख लिया, हर तरह से जाना। तो कभी जो बापू का योगदान है उसको हम लोग कभी भूल सकते हैं? आप जान लीजिए, कुछ लोगों के जो देख रहे थे ना मीटिंग में, राष्ट्रपिता, तो ये वो कौन बोली? सुने ना थे अखबार में जो छपा कि अब राष्ट्रपिता छोड़ दीजिए, नए पिता कोई राष्ट्र के हो जाए। अब जरा सोच लीजिए, नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए? कुछ काम किए हैं? कहां भारत आगे बढ़ा है? कौन सा काम हुआ है सिवाय इसके कि नई टेक्नोलॉजी आ गई और उस नई टेक्नोलॉजी का पूरा जबरदस्ती रूप से उपयोग कर जो रहे हैं। और पहले तो मीडिया का व्यवहार दूसरा था, पक्ष विपक्ष जो भी हो अपना राय बहुत अच्छे ढंग से मीडिया के सारे लोग लिखते थे। आज को तो उनको वही लिखना पड़ता है जो कहा जाता है। पूरा देश नए साल के स्वागत में जुटा है। देशवासी नववर्ष का जश्न अपने अपने अंदाज में मना रहे हैं। नए साल के पावन मौके पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत एवं विपक्ष के तमाम नेताओं ने लोगों को नववर्ष की बधाई दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी देशवासियों को अपने अंदाज में नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए साल की बधाई देते हुए लोगों के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की है। बता दें कि शनिवार आधी रात के बाद से ही देश के हर हिस्से में नए साल का जश्न शुरू हो गया है। 12 बजते ही लोगों ने आतिशबाजी कर नववर्ष के आगमन का स्वागत किया। नए साल के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया, वर्ष 2023 हम सभी के जीवन में नई प्रेरणा, लक्ष्य और उपलब्धि लेकर आए। आइए हम लोग खुद को देश की एकता, अखंडता और समावेशी विकास के लिए समर्पित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को नए साल की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, साल 2023 बहुत अच्छा रहे। नया साल उम्मीदों, खुशियों और ढेर सारी सफलताओं से भरा रहे। सभी स्वास्थ्य उत्तम रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा, साल 2023 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आप सभी के जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। तमिलनाडु के नमक्कल जिले में शनिवार को विस्फोट हो गया। बिल्डिंग में पटाखे की दुकान चलती थी जिसमें ये विस्फोट हुआ है। इस हादसे में दुकान के मालिक और 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई है और इतने ही लोग घायल हो गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए, प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का आदेश दिया है। पुलिस ने बताया कि मोहनूर में तड़के करीब 4 बजे अचानक हुए विस्फोट से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। विस्फोट के बाद आग लग गई। मकान के अंदर और आसपास मौजूद कुछ लोग घायल हो गए। करीब 2 घंटे तक दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। लाइसेंस धारक 37 थिल्लई कुमार ने अपने घर में ही पटाखों की दुकान खोल रखी थी जिसमें बड़ी मात्रा में स्टॉक रखा गया था। थिल्लई कुमार, उनकी मां 55 वर्षीय सेल्वी और पत्नी 27 वर्षीय प्रिया की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में थिल्लई कुमार की 4 साल की बेटी बाल बाल बच गई। पुलिस के अनुसार पड़ोस की एक 70 वर्षीय महिला की भी विस्फोट के प्रभाव से मौत हो गई। इस घटना में 4 लोगों को चोटें आई हैं। कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने किसी भी तरह की साजिश से इनकार करते हुए कहा कि ये पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि क्या बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण विस्फोट हुआ है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 इलाके में ओल्ड एज होम में आज सुबह आग लग गई थी। आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। दमकल विभाग के अनुसार 5:14 पर आग लगने की जानकारी मिली, जिसके बाद दमकल विभाग की 4 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। काफी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस और दमकल विभाग ने 6 लोगों को रेस्क्यू किया। जानकारी के अनुसार आग तीसरी मंजिल पर लगी थी। जहां आग लगी थी उसका नाम अंतरा केयर फॉर सीनियर्स है, जो कि बुजुर्गों का अस्पताल कम केयर होम है। 13 लोगों को रेस्क्यू कर मैक्स अस्पताल भेजा गया है। 2 लोग तीसरी मंजिल पर मृत पाए गए। 82 और 92 साल की 2 बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो गई। हालांकि आग पर सुबह ही काबू पा लिया था। फिलहाल हादसे की जांच जारी है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाले +9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। वाणिज्यिक रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने आज कहा कि ये लोगों को सरकार का नए साल का तोहफा है और ये सिर्फ शुरुआत है। कांग्रेस ने हिंदी में ट्वीट किया, नए साल का पहला तोहफा, व्यावसायिक रसोई गैस सिलेंडर अब 25 रुपये महंगा हुआ है। ये तो शुरुआत है। वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को अब 19 किलो के रसोई गैस सिलेंडर के लिए 25 रुपये अधिक चुकाने होंगे। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दरों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडरों की दर में वृद्धि से रेस्टोरेंट प्रभावित होंगे। इससे आने वाले दिनों में बाहर खाना या ऑर्डर करना अधिक महंगा हो सकता है। आप मुझे बताइए, यूपीए के समय गैस सिलेंडर का क्या दाम था? क्या दाम था? 400 रुपए। आज क्या दाम है? 1100। पेट्रोल का क्या दाम था? आज क्या दाम है? डीजल का क्या दाम था? आज क्या दाम है? ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। नोएडा सेंट्रल जोन के थाना बिसरख क्षेत्र में स्थित गैर सिटी एवेन्यू पार्क में नए साल के जश्न में उस समय विवाद हो गया जब कुछ दबंग लोग महिलाओं के साथ जबरदस्ती सेल्फी लेने की कोशिश की। विवाद इतना बढ़ा कि आपस में मारपीट होने लगी। इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जाँच कर रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी फर्स्ट एवेन्यू के सेंट्रल पार्क में आयोजित नए साल के समारोह में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सेल्फी लेने को लेकर पक्षों में विवाद हो गया। गौर सिटी फर्स्ट के फ्लैट नंबर के 604 में रहने वाले अजीत कुमार ने बताया कि समारोह के दौरान कुछ लोग जबरदस्ती फोटो खींच रहे थे और सेल्फी ले रहे थे। जब इन लोगों से पूछा गया कि वो क्यों फोटो खींच रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं, इस बात पर वो भड़क गए और मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने मेरे साथ और मेरे दोस्त के साथ भी मारपीट की। इन लोगों ने मेरी पत्नी और रितेश के पत्नी के साथ जबरदस्ती सेल्फी लेने की कोशिश की। जब हमने इसका विरोध किया तो इन लोगों ने मारपीट की। 4 लोगों को चोटें आई हैं, उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। सीपी सिंह ने बताया कि उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन्हें चोट आई है। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जूनियर महिला कोच के पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। अब संदीप सिंह ने मंत्री पद छोड़ दिया है। उन्होंने आरोपों को झूठा करार दिया है। चंडीगढ़ पुलिस ने जूनियर महिला कोच की शिकायत के आधार पर संदीप सिंह के खिलाफ सेक्टर 26 में आईपीसी की धारा 354, 354A, 354B, 342, 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है। चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं संदीप सिंह इसे राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं।
तो सर इन्होंने मेरे पैर पे हाथ रखा और बोले कि तुम्हारा अच्छा फिगर है, और एथलेटिक्स में तो सारी काली पीली लड़कियां हैं, ना उनका लुक अच्छा है ना पर्सनैलिटी अच्छी है, और मैं तुम्हें स्पॉन्सर कराऊंगा और तुम क्यों पंगे कर रही हो, ये हाथ पैर तुड़ा रही हो, तुम मुझे खुश रखो मैं तुम्हें खुश रखूंगा। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में नए साल के पहले दिन भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.8 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। भूकंप के केंद्र की गहराई जमीन के 5 किलोमीटर अंदर थी। पिछले कुछ महीनों में दिल्ली एनसीआर में भूकंप के कई झटके महसूस किए जा चुके हैं। इसके अलावा कुछ अन्य प्रदेशों में भी भूकंप के झटके आ चुके हैं। अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाले रोल के लिए फेमस दिग्गज अभिनेता और कॉमेडियन असरानी का आज जन्मदिन है। 1 जनवरी 1942 को जयपुर में उनका जन्म हुआ था। असरानी का पूरा नाम गोवर्धन असरानी है। उन्होंने 5 दशक तक फिल्मों में काम किया है, जिनमें 350 से भी ज्यादा फिल्में शामिल हैं। बचपन से ही फिल्मों में दिलचस्पी रखने वाले असरानी ने 1964 में पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया और वहीं से अभिनय सीखा। शुरुआती दौर में ज्यादा रोल नहीं मिले, इसलिए वो FTII में ही शिक्षक बन गए थे। असरानी ने यूं तो सैकड़ों फिल्मों में काम किया है, लेकिन शोले का जेलर वाला किरदार सब पर भारी पड़ गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉमेडी के लिए मशहूर असरानी ने फिल्मों में गाने भी गाए हैं। असरानी जयपुर में पले बड़े और पढ़ाई लिखाई भी गुलाबी शहर में की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन का आज जन्मदिन है। 1 जनवरी 1979 में एक तमिल फैमिली में पैदा हुई। जिस विद्या को कभी कहा गया कि वो हीरोइन बनने के लायक नहीं है, उसी विद्या को नेशनल अवार्ड भारत सरकार के पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। माधुरी दीक्षित और शबाना आजमी को देख फिल्मों में कैरियर बनाने का सपना देखने वाली विद्या ने 16 साल की उम्र में टीवी शो हम 5 से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। इस रोल के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। विद्या बालन अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत मलयालम फिल्म से करने वाली थी, लेकिन किसी वजह से फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई तो डायरेक्टर ने सारा ठीकरा विद्या पर छोड़ते हुए मनहूस करार दिया था। विद्या बालन के मोटापे पर भी काफी तंज कसे गए। विद्या के ड्रेसिंग सेंस का मजाक उड़ाया गया, लेकिन विद्या ने हार नहीं मानी। काफी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन मेहनत रंग लाई। सैफ अली खान के साथ परिणीति में अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया। विद्या बालन ने अलग अलग जॉनर की फिल्में कर अपनी दमदार अदायगी का परिचय दिया है। भूल भुलैया, कहानी, द डर्टी पिक्चर, परिणीता, मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्मों में विद्या अलग अंदाज में देखने को मिला है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 को लेकर जारी की गाइडलाइन, विदेशों से आने वालों के लिए होम क्वारंटाइन जरूरी। बेंगलुरु में नए साल के जश्न के अवसर पर भगदड़, पुलिस का लाठीचार्ज। क्या बापू की जगह बनेंगे नए राष्ट्रपिता? CM नीतीश का PM मोदी पर तंज, कहा भारत के लिए क्या किया है। तमिलनाडु के नमक्कल में बड़ा हादसा, घर में रखे पटाखों में विस्फोट से 4 की हुई मौत, कई अन्य घायल। रसोई गैस के बढ़े दाम, कांग्रेस ने इसे बताया केंद्र सरकार का नए साल का तोहफा। नोएडा में नए साल के जश्न में महिलाओं संग जबरन सेल्फी लेने पर हुई मारपीट, 4 गंभीर रूप से घायल, 2 पुलिस हिरासत में। KP न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।